बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद अगर कोई इबाम था तो वो क्लियर हो गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद 2 प्रेस रिलीजेज आई, जिनमें पहली प्रेस रिलीज में बाकायदा तौर पर टॉप सिटी के केस के हवाला दिया गया और आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अपनी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए और ये तमाम तर मामलात इस्टेब्लिश हो चुके हैं। याद रहे कि उसके बाद 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल को भी गिरफ्तार किया गया और उनके हवाले से भी ऐसी खबरें सामने आई कि वो भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के आलाकार थे और बहुत से अहम मामलात में मुलव्वस थे। उसके बाद आज DGISPR की जानिब से एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले बलूचिस्तान के अंदर हालात, अंदरूनी और बैरूनी जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात की गई, जो इंटरनल एग्रेशन के कुछ मसाइल थे, टेररिज्म के मसाइल थे, उन पर बात की गई। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खुसूसी हिस्सा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक था और फिर सवालात की बौछार भी उसी हवाले से हुई। ये बात बादुस क़यास नहीं है कि इमरान खान साहब का ताल्लुक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से जोड़ा जा रहा है। ये बात भी अब खबर इसकी गर्म है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उसके ताने बाने इमरान खान साहब से जोड़े जा सकते हैं। क्लेम ये किया जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ सियासी अनासर यानी जनाब इमरान खान, उनके ऐमा पर अपने हदूदो क़यूद से तजावुज़ किया। ये एविडेंस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है ये किसी को नहीं पता, इसलिए क्योंकि ये एविडेंस सिर्फ फौज की तहवील में है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इस वक्त फौज की तहवील में है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। याद रहे कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग के हवाले से ये कहा जाता है कि ये प्रोसीडिंग उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होती जब तक बाकायदा तौर पर एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ना बन जाए और जब तक ये फाइंडिंग सामने ना आ जाए कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो इन जराइम के अंदर मुलव्वस है। आज जब DGISPR से इस हवाले से बाकायदा तौर पर सवाल किया गया, जी हाँ, इमरान खान साहब से मुतल्लिक, बानी PTI से मुतल्लिक, उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक, उनके मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के मुतल्लिक सवाल किया गया, तो उसके हवाले से DGISPR का क्या कहना था, जरा सुनिए। जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। उन्होंने कहा फौजी कानून के तहत ये बड़ा क्लियर है, गालिबन सेक्शन 2D है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो इसको कवर करता है, लेकिन यकीनी तौर पर वो एविडेंस फौज के पास मौजूद है क्योंकि DGISPR एक जिम्मेदार शख्सियत है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अगर कोई शख्स ये करता है तो फिर फौज और या कानून अपनी हरकत में आता है। DGISPR ने मुतअद्दिद मामलात के हवाले से बात की। एक तासुर जो कि दिया जाता है या वो तासुर बड़ा जोर पकड़ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुक्तदरा है वो ख़ास सियासी एजेंडे या किसी सियासी ग्रोह के खिलाफ या उसके हक में होती है। इसके हवाले से DGISPR ने क्या कहा, जरा सुनिए। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है जिसको आइन और कानून के कवादो जवाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया। पाक फौज में वाज़े इत्तफाक़े राय है कि फौज को बहसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। बात बड़ी क्लियर है, अनइक्विकल स्टेटमेंट है, एक ऐसा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से बयान किया गया है। याद रहे कि ये मौक़िफ़ पहले भी सामने आता रहा है, लेकिन जाहिर बात है जब हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो चंद सवालात भी उठते हैं। DGISPR ने दोबारा जब इमरान खान साहब के सवाल के बाद या उससे पहले कि क्या उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, कौन कौन मुमकिन तौर पर शामिल है, उसके हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद? मैं आपको ये बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो।
जो भी शख्स होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। हालात कशीदा हैं, मामलात बहुत संगीन हैं और मसाइल का वाज़े इशारा दे रहे हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जनाब अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, कानून को बड़ी बखूबी समझते हैं। जनाब सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने बेलाग तबसरे से हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, अगर मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूं, देखिए गो के DGISPR ने कहा है कि ये बातें बहुत सी हाइपोथेटिकल हैं कि ट्रायल होगा नहीं होगा, लेकिन जो इशारा है वो बड़ा क्लियर है। और अगर मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो वो बड़ा क्लियर है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि रिटायर्ड अफसर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मखसूस सियासी अनासर के एमा पर हदूदो क़यूद से तजावुज़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। तो अहमद अवैस साहब, ये तो मामला संगीन होने जा रहा है सर, मतलब काम ख़राब है। ये तो क्लियर है और बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए किसी के एमा पर हदूदो क़यूद से तजावुज़ किया। तो ये इशारा सर आपकी जानिब है, आपकी जमात और आपके लीडर की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से ये मामलात शुरू हुए हैं ना, सारे इशारे जो हैं वो हमारी ही जानब हैं और सारे रास्ते जो हैं वो एक ही जानब जाते हैं और वो रास्ता हमारे घर को जाता है। ये तो बात क्लियर है। इसलिए इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अलबत्ता एक बात है कि बड़ी अच्छी बात की, मुझे तो उनकी बात सुन के एक अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े खुल के ये बात की कि अगर कोई भी फौजी ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में मुलव्वस पाया जाता है तो ये वॉयलेशन है आर्मी एक्ट की भी, और उसके कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा जी। तो चलें, कहीं पर भी DGISPR ने अल्फाज के तौर पे पब्लिकली ये तो एडमिट किया कि कानून की बालादस्ती को उनको भी तस्लीम करना पड़ा जी, वरना प्रैक्टिकली जो हालात जो हैं वो जब से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का मामला शुरू हुआ और 90 दिन का मसला शुरू हुआ तो वहाँ पे तो कानून एक तरफ था, दबा दिया गया था, आइन भी नज़र नहीं आता था, वहाँ पे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती थी और उसका जोर नज़र आता था। ठीक। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये तब्दीली उनकी थोड़ी सी नज़र आई है। लेकिन दूसरी बात ये है, जब उन्होंने ये बात की ये इनकरेजिंग है। और मैंने तो फैज़ हमीद साहब के, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर भी इस लिहाज से इत्मीनान का इजहार किया था कि अगर इतने बड़े एक रिटायर्ड जनरल के ऊपर अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कोई कानून की दस्तरस से बाहर अपने आप को मत समझे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जनरल साहब, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, ये तो स्पोक्समैन बात कर रहे थे जी जी, लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे जो स्टेक्स हैं और बहुत सारे मामलात हैं उनके ऊपर उनकी नज़र होगी। ठीक है जी। लेकिन उन्हीं के अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं वो हाजिर सर्विस होते हुए, ये तो रिटायर्ड थे ना, वो हाजिर सर्विस होते हुए उन्होंने दानिस्ता तौर पे और डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं अभी दे देता हूँ, इनको चाहिए उसकी इंक्वायरी करें ज़रूर। अच्छा। और अगर वो मेरी बात सच निकल आती है जी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये भी सब लोगों को एहसास होगा कि किसी को माफ़ नहीं किया गया। ठीक है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं इलेक्शन में धांधली की बात नहीं करता हूँ कि जो इसने इलेक्शन कमीशन जो कुछ किया और जो कुछ हुआ, छोड़ें इस बात को। सेनेट का इलेक्शन हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए और होता भी ऐसा ही है, जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा लगाया होता है उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है और इलेक्शन में उनको खड़ा किया जाता है। एक कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, मोहसिन नकवी साहब, जी जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद वो एकदम से आउट ऑफ ब्लू वो सेनेट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपना कैंडिडेट छोड़ के उसको वोट दे रही हैं। सर ये कहने पे दिया? सर ये कानून की वायलेशन, इसके अंदर कोई हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कानूनी तौर पर गलत था? देखिए ना, मैं ये बात छोड़ रहा हूँ, इनके ऊपर देखिए ना,
देखिए ये इंक्वायरी का, और इंक्वायरी का तो बड़ा अच्छा, इनके पास इतनी अच्छी तंजीम है, इनके पास इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इतनी अच्छी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बहुत डिटेल से, क्योंकि ये तो हर एक को पता है। सर ये बात आपकी बात अगर मैं मान लूं सर अगर मैं आपकी बात मान लूं जो आपने फरमाया है, तो फिर तो आपको याद होगा सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसको शिकस्त हो गई थी, बंदे ही पता नहीं लगे थे। और मरहूम बजिंजो साहब ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि ये किसके लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज हमीद के लोग थे। तो बात ये है कि फिर इंक्वायरी होगी तो वो पीछे लग जाएगी ना, पीछे लग जाएगी। मैं नहीं, ये पीछे तक नहीं, ये तो आपकी बात है ना, ये तो अब की बात कर रहा हूं मैं। वो पिछली बात तो वो तो कई साल पुरानी बात है, क्या हकायक थे क्या नहीं थे, वो इज डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट देम। ये तो बात अभी सामने की है, बिल्कुल बात हमारे सामने। आप इससे डिसएग्री करते हैं अगर नहीं अहमद वैद साहब, आप इससे फिर डिसएग्री करते हैं जो मौकफ पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान के हवाले से है कि पाकिस्तान की फौज नहीं कर रहा, नहीं वो कहते हैं सियासत के अंदर कोई हमारा अमल दखल नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अच्छा जी, ये उनको शायद इल्म नहीं है या वो दानिशा तौर पर ये बात नहीं कर रहे हैं। सियासत में तो बिलवास्ता उनका अमल है, वरना ये जो हुकूमत बनी है किस तरीके से बनी, जो हकीकत है ना छुप सकती है किसी से, ना कोई बात। मतलब आप कह रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं साहब, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं और ये लिटमस टेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर क्लियर कर लेते हैं तो बातें बहुत सारी खुल जाती है, बाकी डिटेल में नहीं जाता। मैं तो एक छोटा था, ये फैसल बाटा का और इनका दोनों का ये लिटमस टेस्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये पता करा लें तो सारी कहानी खुल जाएगी। सर होल्ड ऑन टू योर आर्गुमेंट, सारी कहानी खुल जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बात ये है, अब उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जारी बात है वो कहते हैं कि आप लोगों को खुद नहीं पता, आपके खुद कुलीग कहते हैं कि नहीं फैसल वाडा साहब का कुंबा बड़ा तगड़ा है, मोहसिन नकवी साहब का कुंबा बड़ा तगड़ा है। अब जारी बात है वो इशारा कहाँ कर रहे हैं सबको पता है। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूरत भी किसी सियासी ग्रोह या किसी सियासी एजेंडे की तक़वियत के लिए नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुन लिया है। फैज़ हमीद साहब के एहतसाब के ऊपर वो बड़े सख्ती से कारबंद हैं और उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता लेगा। तो अहमद वैद साहब कह रहे हैं कानून फिर और जगह पर भी अपना रास्ता लेना और लोगों को भी सजा दिलवाएं जो अभी तक बकौल उनके मुदाखलत कर रहे हैं सियासत के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा हर शख्स का एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना अलग सा ही एक बयानिया है। जी जी, हालांकि बसद एहतराम अवैस साहब ने बातें जो की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मारज़ वजूद में आना और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उन्हें हासिल रहना जब वो गवर्नमेंट में थे, जिसका बरमला वो ख़ुद भी इज़हार करते रहे। जी, हर जगह इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक पेज पे हैं और उसके अलावा फौज की उन्हें मुकम्मल जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ना, जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं यक जान दो कालिब। जी जी बिल्कुल, आज जो आज कहते हैं वो भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं उनकी दौर के बाद अपने ही दौर की बात करने लगा था जी। कि इमरान खान को जो फ़ौज की सपोर्ट हासिल थी या जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ में जब आप जाते हैं तो फिर फ़ौज के साथ दीगर वो इदारे भी शामिल हो जाते हैं जो आपकी स्टेट की सलामती के ज़ामिन इदारे हैं, वो सारे मिल के फिर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो उनकी सपोर्ट अगर इमरान खान को हासिल थी तो बजा तौर पर हासिल थी, चूँकि हुकूमत को सपोर्ट हासिल रहनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की, और हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़े तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर उसके बाद उसका नतीजा जो है वो एक खौफनाक टकराव और हादसे की शक्ल में ही होता है, जो कि पाकिस्तान में वो तारीखें मौजूद हैं। और अगर गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से चले तो वो सरासर मुल्क के फ़ायदे में होता है, मुल्क माशी तौर पर तरक्की करता है, अंदरूनी बैरूनी तौर पर मजबूत होता है। तो ये एक फार्मूला पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। डॉक्टर साहब वैसे कितनी ज्यादती की बात है, डॉक्टर साहब कितनी ज्यादती की बात है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जनरल बाजवा साहब की जेरे साया चल रही थी तो आप कहते थे कि बाजवा साहब पीछे हट जाएं, इमरान खान को हम गिरा लेंगे, हम निबड़ लेंगे। आज आप कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की सपोर्ट के साथ चले तो बहुत अच्छा है और हुकूमत उसके साथ चले तो बहुत अच्छा है। सर ये तो बात वही है ना, अपोजिशन में आपका मौक़िफ़ और नहीं देखें आप, मैं बिल्कुल मौक़िफ़ उसकी भी मैं तफसील में चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने असल मौजू से हट जाऊंगा जी, जो आपने हमारे बयान का एक हवाला दिया, फिर उस तरफ बात निकल जाएगी। पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ मजमून जी। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दें,
दुनिया में कोई मुल्क देख लें, आपका क्या ख्याल है कि जो आपके साथ चलें, अमेरिका की मैंने मिसाल दी कि अमेरिकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की सपोर्ट के बगैर चल सकती है? आप मुझे बताएं। इंडिया को देख लें, अगर इंडिया की गवर्नमेंट का मुंह एक तरफ हो, बट ये अहमद अवैध साहब तो कहते हैं सर, इनकी जमात ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाकर आपको हुकूमत बनवाई है। वहां पेंटागन पे ये इल्जाम नहीं लगता, इंडिया में भी ये इल्जाम नहीं लगता। वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपना नुक्ता नज़र दें जी। लेकिन आज भी अगर एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही है तो करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मुल्क मजबूत नहीं होता। बाकी एक किताबचा है, जैसे हर चीज़ जो आप खरीदते हैं जी जी, उसके साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है जी। उसे कहते हैं कि ऑपरेटर्स मैनुअल, कि आप उसे कैसे उस मशीनरी को चलाएंगे, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे फ्रिज हो। ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान को चलाने का जो मैनुअल है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको वो कहते हैं अहमद हर अवैध साहब आप वायलेट करवा रहे हैं और वायलेट हो रहा है। बट सवाल ये है मेरे डॉक्टर साहब, एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ये डेंजरस प्रेसिडेंट है, ये खुद कहते हैं कि अगर ये काम खुल गया तो फिर आगे कोई नहीं बच पाएगा। बात यह है कि हम कोई वायलेट नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर असेंबली इख्तियार रखती है 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट का, तो वो एक असेंबली का इख्तियार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है। अब इमरान खान साहब का जिसे ये रजीम चेंज कहते हैं जी जी, वो ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड कोई ऑपरेशन था, जैसे रजीम चेंज होगी। भाई वो ऐन एक आइनी और जमहूरी तरीके के साथ आपके गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। साहब हम उससे आगे आ जाए ना सर आज आगे हम आगे आ गए हैं ना। आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इल्जाम लगाने की तहरीक इंसाफ की आदत है। चले ठीक है, चले मूव को भी रजीम चेंज का नाम देते हैं। मैं अब इस बात पे जरा अगली बहस में मैं ठीक है जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, अपना जज्बाती हुआ करें, ये करते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं ना कि वो वक्त तब्दील हो जाता है। जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी जज्बाती थे, अब आपके लिए भी जज्बाती हो जाते थे। हमारा काम है सवाल करना। उस वक्त आप कहते थे डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, बात कर लूं। अच्छा मेरी बात सुन ले। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई। आपको याद होगा कि आपके साथ बैठ के मुतअद्दिद टॉक शोज किए जिसमें हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ना ऐसे हाथ मार के पूछते थे कि भाई आप अपने जोर पर बैठे हुए हैं, और आप कहते थे हाँ इनसे पूछें कि ये क्या अपने जोर पे बैठे हुए हैं। आज वही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने जोर पे बैठे हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे बैठे हुए हैं। देखिए मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया ना उसी के अंदर आपकी इस बात का जवाब है। ठीक है जी। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इदारे की जो इख्तियारात हैं उनका भी और उनकी हुदूद और क़यूद का तयन कर दिया है। राइट। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की जरूर चाहिए जो मौजू में आपके सामने रखा हुआ है। जी जी जी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री जो एस्टेब्लिशमेंट की है, हर इदारा जो एस्टेब्लिशमेंट में शामिल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज आइन में डिफाइंड है। राइट। वो उसके अंदर है कि काम करे, मेरा ख्याल है कोई मसला बन ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने इसको बहुत अच्छा सिंप्लीफाई कर दिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे सईद काजी साहब के पास जाऊंगा और फिर दोबारा अपने मेहमानों से बहुत से अहम सवाल करने। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद काजी साहब की तरफ चलते हैं। काजी साहब आज आपने प्रेस ब्रीफिंग सुन ली। अब जाहिर बात है उस सवाल के शुरू में जवाब में उन्होंने कहा देखिए हाइपोथेटिकल है, लेकिन उन्होंने कहा DG ISPR ने कि कानून अपना रास्ता लेगा। कोई शख्स किसी भी मनसब पे हो अगर वो इस जुर्म के अंदर मुलव्विस है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। सर ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला अगर इमरान खान साहब का चला जाता है, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा, कितना बड़ा साइन पोस्ट है हमारी तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर। मुनीब साहब ये जो खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है ये तो इसका ग्रे एरिया भी है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग लीगल और आइनी ओपिनियंस भी हैं जी। मगर मैं कुछ 3-4 पॉजिटिव बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो ISPR ने जो है पिछले कुछ अरसे से जो रेगुलरली वो बात कर रहे हैं। मसलन पिछली दफ़ा उन्होंने माफियाज का जिक्र किया, और मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो पॉलिटिकल माफियाज का भी जिक्र किया उन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि पहले हम देखते थे कि वहाँ जजा और सज़ा का एक सिलसिला अपना इंज़बाती तौर पर फौज में होता था जो बड़ा एक मौसर था,
अब जो है इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि अगर सियासत में कोई आता है तो उसके लिए भी एक सजा का रास्ता खुल रहा है, और अगर कोई सिविलियन इनकनाइमस है तो उसका भी देखें आइन क्या कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसका ट्रायल होगा या यहाँ उसका ट्रायल होगा। और एक बात रही बात ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, इसमें बड़ी अच्छी बात है, कुछ खबरें मेरे पास भी हैं, क्योंकि इस दफा इदारे ने खास करके आईपीपीज के मसले में ये जो वारदात हुई है पिछले 93 से, वो सारे बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो मुझे ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है। और दूसरी बात ये कि इससे एक फायदा और होगा, ये जो रियासती वेंटिलेटर पे आके हुक्मरानी करते हैं और जो ये समझते हैं, जिनका आवाम से तो बिल्कुल इनका एतमाद ही उठ चुका है, पहले चिट अमेरिका से लेते थे, अब इधर से ले लेते हैं, यहां से यानी पीपल डू नॉट मैटर फॉर देम। ये सिलसिला मेरे ख्याल में एक हमारी अस्करी क़यादत में ये बात सामने आई है, और मेरे ख्याल में इससे ये भी होना चाहिए कि ये जो फार्म 45, 47 का ऊधम और शोर मचा हुआ है, इसकी भी बात करें। और उसके बाद ये जजेस की सारी डिग्रीज जो हैं ये भी सारी चेक कराएं कि उधर कौन कौन गलत आदमी आ चुका है। तो बात ये है कि यहाँ पे ये इससे हमें एक तासुर मिलता है, और ये जरूरी भी है। अब ये लल्ले तलल्ले बर्दाश्त नहीं होंगे, ये क्लींजिंग आपको करनी पड़ेगी। इसकी रियासत खोखली हो चुकी है। ये आप आईपीपीज का मामला देखें कि जनाब हम हुक्मरानी भी कर रहे हैं और अपने बच्चे को अपने पैसों अपने साथ रकम भी दे रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब मुल्क है जिसमें वो अफराद जो हुक्मरानी कर रहे थे वो बिल गेट शर्मा जाता है, और जिस मुल्क पे हुक्मरानी की वो आज इथोपिया से भी बदतर है। अगर डॉलर देखें जरा, डॉलर आज अफगानी में सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। तो ये थे ये आइंस्टाइन जो आए हुए थे और बैठ के हमें जो लेक्चर देते हैं, तो मैं समझता हूं बड़ी पॉजिटिव बात की है। और इन इदारों को, इस मुल्क के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उनको ये क्लींजिंग और सफाई करनी पड़ेगी, वरना हम कहीं के पहले ही नहीं रहे और मजीद कहीं के नहीं रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल एहतसाब हो रहा है जो फैज हमीद साहब का, वो भी करें। और उसके साथ जी अच्छा, ये आपने कहा बड़ा अच्छा एहतसाब हो रहा है। अहमद अवैस साहब, अगर मैं इस बात को उस तरफ ले जाऊं, ये आपने भी इसको बड़ा इनकरेजिंग कहा और बड़ी अच्छी बात है। सईद काजी साहब को भी बड़ा इसमें बड़ी अच्छी खबरें उनको नजर आई कि अच्छी बात है, एहतसाब हो रहा है। अगर आईपीपीज वाले भी लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनका भी एहतसाब हो, जाहिर बात है। लेकिन उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो होगा नहीं, उनके तो और मसाइल होंगे, मामलात होंगे। लेकिन जाहिर बात है, अगर किसी ने लूट खसूट की है तो उसको भी जवाब दे होना चाहिए। लेकिन क्या आज की प्रेस ब्रीफिंग के बाद तहरीके इंसाफ बार बार पैगाम की बात करती है, ISPR या फौज को कहती है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हर प्रेस रिलीज के बाद, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके जो चांसेस हैं वो मज़ीद ब्लीक होते जाते हैं। आज तो क्लियर रेफरेंस है कि कानूनी तौर पर अगर हम इसे देखें, क्योंकि आपको भी पता है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाली जजमेंट थी, फिर वो सस्पेंड हो गई, फिर क्या हुआ वो सारा डिटेल आपको भी पता है, हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। आपको लगता है कि ये आसान होगा अगर वन फाइन डे इमरान खान साहब की तहवील, वो फौज की तहवील में चले जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बकौल जो अहम लोग हैं, DG ISPR ये कहते हैं कि अगर एविडेंस मौजूद है, और अगर एविडेंस वाकई कहा जाता है कि ये मौजूद है कि इन्होंने ऐसी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहे जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की क्लियर वायलेशन है, और फैज़ हमीद साहब इनके एमा पर कुछ करते रहे, तो आपको लगता है ये आसान होगा करना इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल? नहीं, ना सिर्फ ये कि आसान नहीं होगा, ये इट इज़ द मोस्ट हाई हिल टास्क, बहुत डिफिकल्ट होगा, प्रूफ ही नहीं कर सकेंगे। और वैसे अब किसी को सजा दे देनी हो, किसी को वो एक फैसला किया हो और प्री डिटरमिन्ड हो, वो बात अलग है, जहाँ कानून की कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन मैं आपकी जहाँ तक कानून की बात कर रहा हूँ, देखिए अब अगर इनकी इसी बात पे ले लिया जाए कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्विस थे, मुलव्विस किस हद तक थे कि जो इमरान खान तो एक सियासी आदमी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जी, हुकूमत से निकल गए, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन में आए, दोबारा से आवाम ने वो 3 करोड़ वोट दे के उनको दोबारा से एक सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लिहाजा वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं। अगर उस वक्त अगर फैज़ हमीद ने उनको किसी सजेशंस के अंदर, कोई पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई मशवरे दिए होंगे और वो मशवरे जो हैं वो उस बंदिश में आ जाते हैं, तो वो सिर्फ ही इज ऑल अलोन, ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है ना, ये तो फिर वो मुलव्विस हो रहे हैं। ये तो कार्रवाई अगर करनी है इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत, तो वो तो उसके खिलाफ करेंगे कि भाई उनको ऐसा नहीं करना था। इमरान खान तो विजन इज राइट है
वो तो सिविलियन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और पॉलिटिकल एक्टिविटी इसका काम है। बट अहमद वैसा भी यहाँ एक प्रॉब्लम है ना सर, एक प्रॉब्लम है ना। आपने कहा कि इमरान खान साहब एक सियासी, बिल्कुल एक सियासी शख्सियत है, साबिक वज़ीर आज़म है, इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, बानी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ सियासत में सियासत के अंदर इन्वॉल्व होना पोस्ट रिटायरमेंट, ये वो नहीं है। यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि रिटायर्ड अफसर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मखसूस सियासी अनासर के एमा पर हदूदो क़यूद से तजावुज़ किया। अब ये तजावुज़ का जो लफ्ज़ है और हदूदो क़यूद, सर मेरी बात सुने, किसी के एमा पर किया, किसी के एमा पर किया, उस पर फोकस किया जा रहा है, तो वो अगर इमरान खान साहब के खाते में डलता है तो फिर क्या होगा सर? नहीं वो देखे ऐसे खाते में डालने से ये एलिगेशन है ना, बहुत सारी चीजें खाते में डालते हैं। अभी तो इन्होंने आज से 1.5 साल पहले खाते में डाल दिया कि 9 मई का वाक़या जी इस तरीके से हुआ और ये इसमें ये एंटी स्टेट एक्टिविटी थी, ये बगावत थी, ये एक रेवोल्यूशन कर रहे थे। बड़ा अकल की बात है कि चंद आदमी मिलके निहत्ते लोग जो हैं वो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ क्या बगावत करके कामयाब हो सकते हैं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान में हर आदमी जो है वो जो प्यार मोहब्बत और जो उन्स रखते हैं आर्म फोर्सेस के मुतालिक फॉर मल्टीपल रीजन, ये सब किसे कौन छुपा हुआ है, किसे बात ये छुपी हुई है, और फिर अपने आप फाका काट के उनके बजट पूरे करते कि यह हमारा तुर्रा इम्तियाज है, हमें बचाया हुआ इन्होंने इंडिया से और बैरूनी खतरात से, हमारी आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल जो फ्रंटियर है उनकी हिफाजत करते हैं। तो उनके खिलाफ कौन करेंगे जिन्होंने हुकूमत की हुई थी? वो तो हुकूमत का लिम था। ये आर्म फोर्सेस जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और ये हर हुकूमत का लिम है एक। ठीक है, अच्छा डॉक्टर तारिक, ठीक है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बात ये है कि एक बात मेरी बात सुन लीजिए जी। एक दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए जहाँ ये कर रहे हैं ना जी, जो मुलव्वस की बात करते हैं, तो मुलव्वस तो जो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा जी, वो बड़ा अथॉरिटेटिव लेटर है जी। उसमें उसने एजेंसीज के लोगों के ऊपर जो ऑफिसर के ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं और बड़े ग्लेरिंग किस्म के इल्जामात लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी इनको, ताकि इम्पार्शियलिटी सामने आती कि किसी को नहीं छोड़ रहे, क्रेडिबिलिटी बनती, अवाम में जो इनकी इज्जत ताज़ीम कम हो गई थी वो बहाल होती। अभी तो इस तरह करेंगे और इस तरह इमरान खान को खींच के बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक कौम खड़ी है उनके साथ। अच्छा, आप कहते हैं फिर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अच्छा, बहस जारी है जी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जा रहे हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इमरान खान साहब एक सियासी शख्सियत है, नहीं फैज़ हमीद साहब ने किया है जो कुछ तो वो उसकी सजा भुगतेंगे, लेकिन बकौल अहमद अवैस साहब के इमरान खान साहब के खाते में नहीं डाला जा सकता कि नहीं वो फैज़ हमीद साहब ने किया तो इमरान खान के एमा पर किया। कौन साबित करेगा? वो कहते हैं साबित हो ही नहीं सकता। अगर आपने सोच लिया कि हाँ भाई इमरान खान को सजा देनी है और मिलिट्री ट्रायल के तहत देनी है तो ठीक है, दे दे, लेकिन अवाम रिएक्ट करेंगे। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस सारे मामले में ठोस सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। बाकी जनरल फैज़ के हवाले से जो उन्होंने बात की है, गो के बात उन्होंने खुल के कर दी है कि शवाहिद की बुनियाद पे और सबूतों की बुनियाद के ऊपर ही इतना बड़ी कार्रवाई जो है वो अगर की गई है और इतना बड़ा एक्शन एक फ़ौज की तरफ से हुआ है कि अपने साबिक जो है वो DGISI और साबिक कोर कमांडर के खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो वो डॉक्टर साहब आपका दिल क्या कहता है, वाकई इमरान खान साहब का राब्ता था फैज़ हमीद साहब से? आपको लगता है कि राब्ता होगा रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब ने उनके एमा पर? यकीनन आप क्या बात कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते थे? नहीं, रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब क्या कर सकते थे फैज़ हमीद साहब? रिटायरमेंट के बाद तो बंदे को पूछता कोई नहीं है सर। रिटायरमेंट के बाद देखिए, रिटायरमेंट के बाद एक 9 मई के जो वाक़यात हुए वो बहुत बदनुमा वाक़यात हैं, जिसमें अस्करी इदारों की तनसीबात पे, शुहदा की यादगारों पे हमले हुए, वो सारे तो कई दफ़ा प्रोग्राम में डिस्कस हो चुके हैं। जी। एक वो, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक बयानिया इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अस्करी इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ ये सारा जो बनाया गया, ये कोई आम या मामूली बात नहीं है। इसमें नाम पाकिस्तान के अंदर भी शामिल है और ये स्टेट के ख़िलाफ़ एक बयानिया है। वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर
ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा जी, ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। आपको लगता है फैज हमीद साहब फिर उसमें शामिल थे? सिस्टम कमजोर हो रहा है। ठीक है, फैज हमीद साहब शामिल थे और इमरान खान के इमाम पर शामिल थे, कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखिए इनका ये ज़ाहिर है इनका आपस में गठजोड़ तो पुराना है ना, कोई नया तो है नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब 1.25 साल से जेल के अंदर हैं। फैज़ हमीद साहब 10 दिसंबर 2022 को रिटायर हो गए थे। तो आपके कहने, आपको भी इस बात पर यकीन है कि फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के एमा पर बहुत कुछ करते रहे और ये आपस में कोलैबोरेशन से सब कुछ होता रहा, जो बयानिया भी बना और बहुत कुछ हुआ और बहुत सी बातें की गई हैं आपके कोलीग्स की जानिब। तो आपका भी फर्म बिलीफ है कि ये ऐसा नहीं है कि बगैर किसी वजह के है, जो कुछ हो रहा है इसके पीछे रीजनिंग है ठीक ठाक? देखिए बात यह है कि जो आपने सबसे पहले पूछा कि इनका आपस में राब्ता, मैं उस राब्ते का ऐनी शायद तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको मुख्तलिफ वाक़यात से ये बात बताया है कि राब्ता और बहुत क्लोज़ राब्ता तो उनका मौजूद था। और उसके बाद जो एक ख़तरनाक ट्रैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया हुकूमत जाने के बाद, और वो तो मैं ये कहूँगा कि माज़त से यानी सियासी जमात वाला तो उन्होंने कोई रास्ता अपनाया नहीं ना। उन्होंने तो स्टेट से बरह रास्त जंग शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, जो कि सियासी जमात को कम अज़ कम नहीं ज़ेब देता। अब 9 मई के वाक़यात की अगर मैं बात करूँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने GHQ पे हमला नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, जनरल मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया, अभी जिस तरीके से हटाए गए ये आप देखें। उससे पहले जिस तरह उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया, लेकिन हमने कोई GHQ पे हमला नहीं किया। तो सियासी जमातों का अपना एक तर्ज अमल होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दूसरा रास्ता और ट्रैक इख्तियार किया। और जनरल फैज़ का जो आप बार बार पूछ रहे हैं, तो वो तो यकीनन राब्ते में है और इन कोलैबोरेशन इससे पहले भी काम करते रहे हैं। जब वो इक़्तिदार में थे तब भी उनकी बहुत क्लोज कोलैबोरेशन थी। ठीक है, तो बाद में भी यकीनन। ठीक है, अब आपको लगता है कि बाद में यकीनन होता है। सईद काजी साहब, कितनी ट्रबल के अंदर है फॉर दैट मैटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए बहुत से मसाइल और हैं जिनके ऊपर हम बात लंबी घंटों कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स के ऊपर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत एक वो सियासी जमात है, अच्छा भला मैंडेट सब कुछ उनका है, उनको टाइम एंड अगेन उनको इंतशारी टोले के तौर पर बगैर नाम लिए एड्रेस किया जाता है, ISPR की जानिब से किया जाता है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें इंतशारी लीडर्स की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। विद दिस डेवलपमेंट जो फैज़ हमीद साहब की हुई है और अब जो सवाल पूछे गए और जो जवाबात सामने आए, कितने सीरियस ट्रबल के अंदर हैं इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार मुनीब, मैं एक और भी एक आपकी बात की तरफ भी आता हूँ। बात यह है कि जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था जी, तो क्या उसका प्रीरोगेटिव नहीं था कि वो जिसको मर्जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए? जी, ये जो साडा बंदा थेरी है ना, कि साडा बंदा थेरी इसने बर्बाद कर दिया। मसला क्या है? मसला क्या है? आप कहते हैं जी वो फलां ने कुछ नहीं किया। ओ भाई, ये डॉन लीक्स क्या थी? इससे बड़ा हमला पाकिस्तान की रियासत पे कोई हो सकता है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कर रहा था कि अपनी ही फौज को दहशतगर्द करार दे रहा था पब्लिकली और पूरी दुनिया में हमारी जाग गसाई हुई। क्या हुआ? गुजरांवाला में क्या हुआ? तो यार हम नहाते धोते बन जाते हैं। बात यह है कि ये बेसिकली यहाँ पे ये डॉक्टर इशफाक हसन खान की ये टर्म है साडा बंदा थेरी, जिसने जो इस मुल्क को ले डूबी है। साडा बंदा लग जाए तो ठीक है। जिस तरह आपने पहले सवाल में अभी कहा था कि भाई जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपकी फौज की तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट और रवैया होता है, जब आपको प्यार से अंदर ले आते हैं और ये जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है और जो शफाफ तरीन 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें आप आके चुप करके मीसने से बन के बैठ गए हैं, तो ये बातें ना करें। यहां बड़ा खराबी है जिसने जो दे सजाएं। मैं तो यहां बैठ के कहता हूं कि जिस जो जनरल साहब हैं इन्होंने कुछ किया इनको भी पकड़ें, इमरान खान ने किया उसको भी पकड़ें। ये जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है या जिन्होंने इस मुल्क के खजाने को अपनी निजी अमलाक में तब्दील किया है और दिन दहाड़े किया है। मैं आपसे कल आपके प्रोग्राम में क्या कह रहा था, जनरल बाजवा को बुला के पूछें, जब उन्होंने ये पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है, तो कहते हैं जी बच्चे को गलती हो गई थी और ये डान में छप गया है। और जाहिद हुसैन लिखने वाले हैं, जाहिद हुसैन साहब भी जिंदा है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। बाजवा साहब भी हैं, उनसे पूछें। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि जिसने डाइवो में चीफ को 5 साल सजा हुई पाकिस्तान में किकबैक देने के जुर्म में, और कोई किसी ने पूछा उन्होंने? लिहाजा हम नहाते धोते ना बने। वारदात यह है कि अगर हालात
आलमी इस्टेब्लिशमेंट, मकामी ताकतवर लोग हमारे साथ हों तो सब गुडी गुडी, जब हमारे साथ नहीं है तो फिर हम ऑल आउट अटैक करते हैं और जजों पर अटैक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए। इमरान खान ने उसको मुतासर किया, उसको पकड़ें। इस रियासत की वायबिलिटी को, कानून और आइन को जो है उस खुदारा उसको इज्जत दें। अच्छा, अपने लिए अगर आप चलें माशाल्लाह बढ़िया लंबी, आगे बच्चों ने भी तो रहना है, बिल्कुल आगे नस्लों ने भी तो आना है। हुकूमत में है वो दूध के धुले हुए नहीं है और वो भी बहुत कुछ करके बैठे हैं। बाप काजी साहब ये कहना है। मेरे पास क्योंकि वक्त ख़त्म हो गए, बहस बड़ी लंबी है और एहतसाब किसका कहाँ तक होना है, लेकिन आज जो डॉक के अंदर है वो जनरल डायरेक्टर फैज़ हमीद साहब हैं। जो रेफरेंस है वो क्लियर इमरान खान साहब की तरफ है। आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत जाती किस तरफ है, लेकिन डिफाइनिंग मोमेंट्स ये हैं। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।